सेफ्टी या फूड हैबिट्स में जो प्रिकॉशंस रखने चाहिए? सो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस। उसमें यही रहता है कि आपको जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं वो प्रॉपरली खाना है, उसके साथ साथ हम पेशेंट को एक हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट भी देते हैं जो बॉडी को रीजनरेटिव स्टेट में रखे कि अभी बाल नए नए लगे हैं, उनको उगना है तो उनको वो न्यूट्रिशन मिलता रहे। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना है आइडियली। और जो हमने 5 दिन उनको घर पे रहने के लिए बोला है वो 5 दिन वो छुट्टी लेके घर पे रहे ताकि ग्राफ्ट्स डैमेज ना हो, उस पर एक्सीडेंटली किसी का हाथ टच होके डायरेक्शंस चेंज ना हो जाए या वो ग्राफ्ट निकल ना जाए और इन्फेक्शन ना हो। आई थिंक उस समय शावर वगैरह नहीं लेना चाहिए ना? शावर नहीं लेना चाहिए। शावर का एक ड्यूरेशन रहता है, हमारे क्लिनिक में हम जो फॉलो करते हैं दैट इज़ अ 5 डे। आफ्टर 5th डे आप हेड वॉश कर सकते हैं। हेड वॉश के लिए हम या तो पेशेंट को क्लिनिक पे बुलाते हैं या फिर पेशेंट को हम वीडियो भेज देते हैं हमारे क्लिनिक का, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से हेड वॉश करना रहता है। 5वें दिन से हेड वॉश करने के बाद आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ एन इमोशनल चेंज यू हैव नोटिस जब लगता है, जब सोचो कितना लंबे समय तक वो बॉल्डनेस से परेशान है और जब आपके पास आते हैं और जब उनको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तो एनी काइंड ऑफ लाइक अगर आपके दिमाग में कोई आ रहा हो कि यार अलग ही उनका रेस्पॉन्स रहा होगा, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग यू नोटिस? सो पेशेंट सर्जरी के बाद बहुत खुश रहते हैं। ओके और उसके बाद वो लोग ऐसा बोलते भी कि मैंने क्यों इतना वेट किया, शायद मुझे पहले करवा लेना चाहिए था। वो डरते हैं, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोग डराते हैं, उस वजह से वो लोग डिले करते हैं। बट इट इज़ अ वेरी ग्रेटिफाइंग सर्जरी ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, डॉक्टर ऑल्सो। हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं। वो हर महीने जब आते हैं हमसे मिलने के लिए, उनके बालों की लेंथ थोड़ी और बढ़ गई रहती है, वो पेशेंट और ज़्यादा हंस के आता है, उनकी स्माइल बड़ी हो जाती है। एक पेशेंट थे जो सर्जरी के दिन के पहले भी बहुत सैड थे, सर्जरी के दौरान भी सैड थे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, और सर्जरी के बाद वो हर महीने आते हैं PRP इंजेक्शंस के लिए, तब भी वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। सो 4-5 महीने के बाद एक दिन उनका कॉल आया कि अब मेरे बाल उग गए हैं सिर में, अब एक स्ट्रक्चर मिल गया है फेस को, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद जो एक वेटिंग पीरियड होता है ना, वो भी पेशेंट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। जो शुरू के 2-3 महीने जब बाल उगते नहीं हैं, कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ये बाल उगेंगे कि नहीं उगेंगे, मैंने इतना टाइम डाला, पेन सहा, पैसे डाले, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि पहले 2-3 महीने में जो हम बाल ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें से बहुत सारे बाल वापस झड़ जाते हैं। तो उस टाइम पे पेशेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो वो जो 4th मंथ से उनको जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है, उसमें पेशेंट्स फिर खुश हो जाते हैं। वाह, वो सबसे बड़ा आपके लिए भी ग्रेटिफाइंग रहता होगा कि यार ऐसा। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस आता है और सब चीज़ जो वो लूज कर दिए थे अपने हेयर लॉस की वजह से, वो सब वापस आता है। दैट्स सो ट्रू। एंड समवन जिसको आप डिस्क्वालीफाई करते हैं फॉर हेयर लॉस, वो तुम, आई पर्सनली फील कि वो दूसरे क्लिनिक जाकर भी पूछता होगा, तीसरे क्लिनिक जाते होंगे और वो फोर्स भी करते होंगे कि मेरा ट्रांसप्लांट कर दीजिए। बट आई थिंक जो भी क्लिनिक एथिकली प्रैक्टिस करते हैं वो नहीं करेंगे वैसे केसेस को, क्योंकि रिजेक्ट करने के पीछे कुछ रीज़न होता है और फिर वो पेशेंट्स को पैच या विग लगा के ही काम चलाना पड़ता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल जो सपोज आपने क्वालिफाई किया कि चलो अब इनका लाइक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो कह रहे हैं या समथिंग, जो हेयर ट्रांसप्लांट स्टेज में आ जाते होंगे, उसमें से कितने % ऐसे लोग होते हैं जो यूजुअली आज के समय में जो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं आपके हिसाब से, जो आपकी बेंचमार्क सेट है उससे? So I would say around 5 to 10%. 5% बहुत कम है ऐसे। और 5% 10% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको किसी ना किसी रीज़न से डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है। सो इट कैन बी, सबसे पहले तो पुअर डोनर एरिया, कुछ मेडिकल इशू, जैसे कल ही एक पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट आया तो उनके ECG में अरिदमिया था। अरिदमिया का मतलब उनका हार्ट का रिदम प्रॉपर नहीं होता, तो उनको हमने डिस्क्वालीफाई किया। कुछ पेशेंट्स का रिपोर्ट में ऐसा आता है कि एक वैल्यू होता है PTINR, वो बढ़ा हुआ रहता है। दैट मीन्स कि जब हम उनको ऑपरेट करेंगे तो उनका ब्लड लॉस बहुत सीवियर होने वाला है। तो ऐसे पेशेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है या फिर डिले करना पड़ता है कि आप पहले आइए, इस चीज़ का ट्रीटमेंट लीजिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाया जाए, विटामिन के इंजेक्शंस दिए जाए, आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी को कम किया जाए, उसके बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। एंड इज हेयर ट्रांसप्लांट ओनली फॉर रिच पीपल, वेल्दी पीपल? इट वाज कुछ साल पहले तक हेयर ट्रांसप्लांट सच में बहुत कॉस्टली था। बट जैसे जैसे बहुत सारे क्लिनिक्स ओपन अप हुए इंडिया में, अभी बहुत अफोर्डेबल हो गया है। और
अभी तो फाइनेंसिंग सर्विसेज भी आ गई हैं, पेशेंट्स को EMI मिल जाता है ना, नॉट ओनली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, कोई भी स्किन प्रोसीजर, कोई भी समवन इससे पहले भी मुझे किसी ने बताया था, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ट्रीटमेंट जिसका वैल्यू 30,000 से ज्यादा है, हाँ, उस पे आप EMI ले सकते हैं. ओह वाओ, या I mean this is a kind of a landmark thing that is happening in our country, and that to no cost EMI, इंटरेस्ट नहीं लगाते, इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत कन्वीनियंट बना दिया पेशेंट्स के लिए. दैट्स सो ट्रू. नहीं तो कई बार सारा कुछ होते हुए भी कॉस्ट वुड हैव बीन अ फैक्टर की कॉस्ट इज द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर. और अभी बहुत कम हो गया है प्राइस वैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट का, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन आल्सो एंड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी आल्सो. अब मोर और लेस इंडस्ट्री में एक स्टेबलाइज हो गया प्राइसेस. टेल मी, जो ये चलिए एक तो ग्रोन अप होते हैं, जैसे हमारे जैसे अगर 30s या 40s में जो कमा रहे हैं खुद, तो वो तो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं. बट जो यंगस्टर्स हैं लाइक जो 20 से 30 के आसपास में हैं, एक तो सबसे बड़ी बात उनके लिए ज़्यादा बड़ी शॉक होती होगी हेयर लॉस, प्लस दे आर नॉट ऑल्सो इन अ स्टेज कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले पाएं. वो पेरेंट्स के ऊपर बिल्कुल, हाउ फॉर पेरेंट कितने सपोर्टिव या रेजिस्टेंस रहता है उनका कि नहीं मेरे बेटा को जान दो, या फिर कई बार तो हम लोग इन इंडिया हम लोग समझते हैं ना लाइक ये एक डेस्टिनी है, और ये अब ऐसे ही रहेगा. यही वाले चैलेंजेस कितने आते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ये था ही नहीं. तो उनको ऐसा लगता है ये तो होना ही है, क्या फर्क पड़ता है, तुम क्यों इतने परेशान हो. बट उसमें हम लोग की कोशिश ये रहती है कि पेशेंट जब आए तो वो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आए, या जो भी डिसीजन मेकर है, भाई हो सकता है, ताकि उनको काउंसिल करे. क्योंकि हमको ये पता है कि ना तो इस पेशेंट को ज़्यादा कुछ पता है, ना इसके घर वालों को. बट जब हम उनको साइंटिफिकली मेडिकली समझाते हैं, रिजल्ट्स दिखाते हैं, तब उनको ट्रस्ट होता है. और वो अगर डिसीजन मेकर डायरेक्टली हमसे आके बात कर लेते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है. पेशेंट तो कन्विंस्ड है, इसीलिए वो आ रहा है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है घर वालों का. और वो लोग बहुत बहुत परेशान और स्ट्रेस्ड रहते हैं. मुझे याद है एक पेशेंट 2 बार मेरे क्लिनिक आया, फिर उसके रिलेटिव्स 2 बार मेरे क्लिनिक आए, और फाइनली जब उन्होंने मेरे से बात की तो उनके आंखों में आंसू था कि सर हमारा एक ही बच्चा है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए. तो और उनका सबसे बड़ा डर ये था कि सर ये क्योंकि ये सिर में हो रहा है तो बच्चे के ब्रेन में तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा. तो ये सब मिथ है ना, तो इनको हम जब क्लियर करते हैं फिर उनका स्ट्रेस कम होता है. समझाते हैं कि ये सिर्फ एक लोकल एनेस्थीसिया की सर्जरी है, बेटा आपका जगह रहेगा पूरी सर्जरी के दौरान, फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं. बट यू नो ना, इंडिया में हो या क्या कहीं पर भी, द नेगेटिव्स ऑफ एनीथिंग, चाहे 98 पॉजिटिव हो, 2 नेगेटिव्स कुछ हमें दिखते हैं, दैट ओवरराइड्स आवर इमोशंस. हम हमेशा सेफ्टी को पहले देखते हैं कि जो फियर जो होता है उसमें. एंड वी हैव लिसन सर्टेन केसेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जहाँ डेथ हुई है. व्हाट आर दोज देन? सो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट में डेथ्स हुए हैं, लगभग 7-8 डेथ हुए हैं अभी तक. ओके. बट फॉर्चुनेटली कोई भी डेथ ऐसे किसी भी क्लिनिक में नहीं हुआ है जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है. ओके. मोस्टली लार्जली आई थिंक ऑल ऑफ देम ऐसे जगह पे हुए हैं, या तो जहाँ पर कोई सैलून में ट्रांसप्लांट हो रहा था, अच्छा, या फिर ऐसा क्लिनिक जहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, या तो टेक्नीशियंस कर रहे थे जिनको एनेस्थीसिया देना नहीं आता है. अभी रिसेंटली कानपुर में कानपुर में हुआ था. व्हाट वाज दैट देन? सो द डॉक्टर वाज नॉट एन MBBS डॉक्टर, ओके, एंड वो ये ट्रांसप्लांट कर रहे थे, एंड मोस्ट लाइकली वो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस थे, या फिर सर्जरी के बाद कुछ सेप्सिस इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये डेथ हुई थी. तो इसीलिए पेशेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि ट्रांसप्लांट किससे करवाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की डिग्री हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे आ गई है. पेशेंट्स पहले देखते हैं कि किनका अच्छा वेबसाइट है, फैंसी क्लिनिक है, बहुत सारे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, और डॉक्टर किनकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, किसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, और वो डॉक्टर की डिग्री देखते ही नहीं है. और एक ये भी है कि पता ही नहीं है कि किनसे करवाना होता है, कौन सा डॉक्टर है जो हेयर ट्रांसप्लांट करता है. तो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है उसका बहुत क्लियर कट गाइडेंस है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर एक प्लास्टिक सर्जन, यही 2 स्पेशलिटी है जिनको अलाउड है हेयर ट्रांसप्लांट करना. तो पेशेंट्स को जाने के पहले डॉक्टर की डिग्री ज़रूर चेक कर लेना चाहिए.